इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो ना तो कोई विज्ञापन है और न ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आमंत्रण। वीडियो में कही गई बात कानूनी सलाह नहीं है और न ही एडवोकेट सुबोध गुप्ता इसकी पूर्ण सत्यता और प्रामाणिकता का दावा करते हैं। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। कोर्ट में अपने केस को प्रभावी ढंग से लड़ने के लिए और जीत की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए सच्चाई के अलावा और बहुत सारी चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अब मैं डिस्कस करूंगा एक्ट, फैक्ट, टेक्ट और रिएक्ट की। एक्ट का मतलब इंग्लिश में, सरल इंग्लिश में तो कार्य करना होता है, परंतु यहाँ मैं एक्ट की बात कर रहा हूँ कानून से। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो अधिनियम जिसे कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन ईजमेंट एक्ट और बहुत सारे एक्ट हैं भारत में। तो कानून की, लॉ की, एक्ट की आपको एग्जैक्ट समझ होनी चाहिए केस डालने से पहले ही। अगर आपने एग्जैक्ट लॉ क्या है, एग्जैक्ट एक्ट में क्या लिखा है और उस लॉ के हिसाब से आपका केस बनता है या नहीं बनता, आपका जीतना बनता है या नहीं बनता, अगर आपकी सारी बातों को सच कोर्ट मान लेती है तो भी क्या कानून आपको वो केस जितवा देगा? तो भी क्या कानून आपके तथ्यों के पक्ष में है या नहीं है? वो एक्ट को अगर आपने ठीक से समझा नहीं तो भाई साहब सब कुछ सही होते हुए भी, क्योंकि जब आपके जो नेक्स्ट पॉइंट है फैक्ट, आपके जो केस के तथ्य हैं उस पे जब वो एक्ट लागू होगा तब भी आप हार जाओगे। अब जो फैक्ट है, जो मैंने एक्ट के बाद फैक्ट बोला, फैक्ट का मतलब केस के तथ्य। आपका किसी से कोई भी डिस्प्यूट है, उसमें आपने 20 पैराग्राफ लिख रखे हैं अपने केस में कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। अब जो भी हुआ उसमें से हो सकता है कि 15 बातें आपके अगेंस्ट हुई हों, 5 बातें आपके फेवर में भी हुई हों, या आपकी कुछ गलती थी, 10 में से 2 गलती आपने भी कर दी, सामने वाले ने 8 कर दी, पर 2 तो आपने भी कर दी ना। तो किन जरूरी तथ्यों को आप छुपा लोगे कोर्ट से और उसका क्या परिणाम होगा, वो शुरू में ही उसको एसेस करना पड़ेगा, उसका विश्लेषण करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो सिलेक्टिव फैक्ट, सिलेक्टिव चुनिंदा तथ्य आपको पसंद आ रहे हैं वो आपने अपने हिसाब से लिख दिए और जो जरूरी है वो छोड़ दिए। अगर आप जरूरी को छोड़ भी दोगे तो दूसरा पक्ष जब कोर्ट में आएगा वो उन तथ्यों को रेज करेगा, वो कोर्ट को बताएगा। तो कोर्ट ये कंक्लूजन ड्रॉ ना करे कि आपने मटेरियल फैक्ट, महत्वपूर्ण बातें कोर्ट को गुमराह करने के लिए छुपाई। तो तथ्य क्या लिखने हैं, कैसे लिखने हैं, किस रूप में लिखने हैं कि कोई ये भी ना कह सके कि भाई साहब आपने सच्चाई छुपाई। और जो तथ्य आप लिखोगे उन तथ्यों के हिसाब से जो आपकी कहानी बन के सामने आ रही है, जो स्टोरी लाइन बन रही है, तो वो स्टोरी क्या जो एक्ट है, जो कानून है, उस पे फिट बैठ रही है या नहीं बैठ रही है। आपकी स्टोरी सच्ची है, झूठी है, आपके साथ गलत हो गया, गलत नहीं हो गया, आपको बहुत दुख है, आप न्याय की उम्मीद में कोर्ट में आई, ये सब अलग बातें हैं, फिल्मी, थोड़ी किताबी बातें हैं। एग्जैक्टली जज ये देखेगा एक रोबोट की तरह, एक मशीन की तरह कि आपकी कहानी क्या है, आपने क्या तथ्य कोर्ट के सामने रखे, सिद्ध किए, और अगर वो तथ्य सही मान भी लिए जाएं या आप सिद्ध कर भी देते हो कि ये बात जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, तो क्या सही होने के बावजूद भी कानून के मुताबिक जो रिलीफ आप मांग रहे हो कोर्ट से, जो चीज आप कोर्ट को कह रहे हो कि ऐसा कर दो जनाब, तो क्या कोर्ट एम्पावर्ड है वो करने के लिए? क्योंकि कोर्ट कानून नहीं बनाती, कोई कोर्ट कानून नहीं बनाती भारत की, कानून सिर्फ संसद बनाती है और कोर्ट का काम है उस कानून को लागू करना। तो जज साहब खुद भी चाहें तो उस कानून को चेंज नहीं कर सकते, एक्सेप्ट सम पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट की, वो एक अन्य विषय हो जाएगा, वहां पे अभी जा नहीं रहा हूं। एक्ट और फैक्ट के बाद आता है भाई साहब टेक्ट। टेक्ट का मतलब देसी भाषा में है जुगाड़, पर जुगाड़ थोड़ा ज्यादा ही जुगाड़ू शब्द हो गया है। टेक्ट को हम समझ लेते हैं कोर्ट स्ट्रेटेजीज के रूप में
कि जब आपका मैटर कोर्ट में चल रहा है या आप अपनी ड्राफ्टिंग बना रहे हो, अपना केस बना रहे हो, क्या लिखना है, कैसे लिखना है ना, क्या कागज लगाने, आपके पास 100 कागज हो सकते हैं, 100 डॉक्यूमेंट हो सकते हैं आपकी ट्रांजैक्शन से, अपने व्यवहार से रिलेटेड, पर कौन सा डॉक्यूमेंट उसमें लगाना है, कौन सा नहीं लगाना, कौन सा जरूरी है, कौन सा गैर जरूरी है, उस डॉक्यूमेंट में भी कौन सी बात जो लिखी हुई है वो जरूरी है और बाकी बातें गैर जरूरी है, कौन सी आपके पक्ष में जा रही है, कौन से विपक्ष में जा रही है। कोर्ट में जब जज साहब पूछेंगे बताओ क्या हुआ, तो नपे तुले शब्दों में आपके वकील क्या बताएंगे और क्या नहीं बताएंगे, जज क्या पूछेगा तो क्या जवाब देंगे। ये बहुत सारी चीजें टैक्ट में आती हैं, कोर्ट स्ट्रेटेजीज के रूप में आती हैं, जुगाड़ के रूप में आती हैं, जहां पे आप अपने केस में अगर कुछ कमियां हैं तो उन्हें कवर करने का प्रयास करते हो स्ट्रेटेजी से या जुगाड़ से, और जो मुख्य आपके तथ्य हैं जिसपे कि कानून के हिसाब से आपका केस फिट बैठ रहा है, वो कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश करते हो। और चौथा है रिएक्ट। रिएक्ट का मतलब है डिफेंस स्ट्रेटेजी। डिफेंस स्ट्रेटेजी से मेरा मतलब है आपने किसी पे केस किया, आपने कुछ भी उसमें लिखा, सामने वाला भी आके कोई काउंटर एलिगेशन आपके ऊपर लगा रहा है कि जनाब ये जो लिख रहा है सब झूठ है, ऐसा नहीं था, ऐसा हुआ था। अब जो सामने वाले ने लिखा तो जरूरी नहीं है कि हमें उसकी हर बात पे रिएक्ट करना है। कई बार सामने वाला ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें लिख देता है आनन फानन में या जल्दबाजी में या बिना सोचे समझे, कि वो जो बातें लिख रहा है वो आपके ही केस को और स्ट्रोंग कर देंगी, आपके ही केस को पुख्ता कर देंगी। तो सामने वाला अगर कोर्ट में कोई एप्लीकेशन मूव कर रहा है या कोर्ट में किसी प्रकार की बहस कर रहा है जज से, जज साहब को कुछ कह रहा है, तो उस समय रिएक्ट क्या करना है, करना भी है या नहीं करना, उसकी बात से सहमत होना या असहमत होना या चुप रहना है, जवाब देना है या नहीं देना है, ये सब रिएक्शन का पार्ट है, ये सब रिएक्ट का पार्ट है। तो जब कानून आप समझ लोगे ठीक से, उस कानून के हिसाब से ही अपने तथ्य को लिखोगे और बताओगे कोर्ट में और सिद्ध करोगे, और कहीं पे कुछ कमियां हैं या चीज़ें ठीक से नहीं हैं, वहाँ पे टैक्ट यूज़ करोगे कोर्ट को समझाने के लिए, और सोच समझ के रिएक्ट करोगे सामने वाले की किसी भी बात का, पॉइंट का, उसके काउंटर का, तो बहुत हद तक ये चांस है कि आपको केस में सफलता मिले। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझने का प्रयास कर लेते हैं। मान लीजिए कि भैया आपने किसी को 5 लाख रुपए उधार दिए थे और उसने वापस नहीं किया आपके पैसे, तो कानून ये कहता है कि भाई किसी से अगर आपको पैसे रिकवर करने हैं, वापस लेने हैं, तो आप उस पर अगर कोर्ट में केस फाइल करना चाहते हैं तो 3 साल की समय सीमा है, 3 साल का लिमिटेशन पीरियड है, लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से। एक्ट ये कहता है, कानून ये कहता है कि भाई साहब 3 साल के अंदर अंदर जो आपकी लास्ट ट्रांजैक्शन उससे हुई, लास्ट कॉज ऑफ एक्शन बोलते हैं उसे कानूनी भाषा में, उसके 3 साल के अंदर अंदर आपको कोर्ट में केस फाइल करना पड़ेगा अगर आप कोर्ट के माध्यम से उस पैसे को रिकवर करना चाहते हो। तो ये एक्ट हो गया, आपने समझ लिया। अब फैक्ट पे आ जाते हैं। फैक्ट ये है कि आपने उसके साथ 5 लाख का रिटर्न एग्रीमेंट भी किया, सब कुछ किया, और जो वापसी की समय सीमा थी वो बीते हुए 3 साल से ज़्यादा हो गए, 6 साल हो गए। 2020 में उसे वापस देने थे, मान लेते हैं, और 2026 चल रहा है। अब आप वकील साहब के पास आए, वकील साहब कह रहे भाई साहब ये तो लिमिटेशन के तहत केस अब डल नहीं सकता, क्योंकि आपको तो 2020 तक उसे पैसे वापस करने थे, उसके बाद आप 6 साल बैठे रहे, अब तो ये लिमिटेशन से बाहर हो गया है ना। कोर्ट में डालेंगे भी तो जज साहब भी यही बोलेंगे। अब आपके फैक्ट में सच्चाई तो है, भाई साहब आपने पैसे दिए थे उसे 5 लाख, उसने देने का वादा भी करा था, वो भी एग्रीमेंट में लिख रखा है, परंतु आपको थोड़ी पता था एक्ट में ये लिख रखा है कि 3 सेल में आऊंगा। वो बोलता रहा मैं दे दूंगा, आज दे दूंगा, आज शादी है, आज फलाना, आज धिमकाना है। आप ट्रस्ट करके बैठे रहे, विश्वास करके बैठे रहे, है ना। तो बीत गया समय। अब अगर आप ऐसे का ही ऐसा फैक्ट लिख दोगे तो आप बताओ केस का क्या होगा, क्योंकि जज तो एक्ट अप्लाई करेगा, कोर्ट तो एक्ट अप्लाई करेगी आपके फैक्ट पे, और उसके हिसाब से ये केस चलने से पहले ही खत्म हो जाएगा। आपका केस बार्ड बाय लिमिटेशन हो जाएगा।
आपका जो प्लेंट है, केस है, वो रिजेक्ट कर देगी जज। तो अब टैक्ट पे आता हूं। अब एक वकील साहब ने कहा भी चलो टैक्ट ये कर लेते हैं, झूठा सच्चा बाद में सोचेंगे, कि हम इसमें ये लिख देते हैं कि वो पिछले साल 2025 में दिवाली पे आपसे मिला था और उसने 5 लाख में से आपको 5,000 रुपया गवाहों के समक्ष नकद दे दिया था, ये कह के कि भाई साहब धीरे धीरे दे दूंगा, 5,000 तो पकड़ो। तो मैंने उससे 5,000 नकद इतनी तारीख को गवाहों के सामने ले लिए थे। अब आपने ये फैक्ट केस में लिख दिया, झूठा है, सच्चा है, असली है, नकली है, बाद की बात है। आपने एक जुगाड़ लगा दिया। जुगाड़ लगाने से क्या हुआ कि जो केस आपका रिजेक्ट होने वाला था कि 3 साल वाला, तो अब वो जो 3 साल का पीरियड है उसकी काउंटिंग जो आपने लिखा कि मुझे 5,000 रुपए इसने इतनी तारीख को नकद दे दिए, वो वहां से शुरू हो गया। तो आपका केस अब फ्रंट रिजेक्ट अब नहीं हो सकता। दे दिए या नहीं दे दिए, आप कह रहे हो गवाहों के सामने दे दिए, तो गवाहों को भी आप 2 कोर्ट में पेश कर रहे हो कि भाई साहब हाँ ये आया था, उस दिन मेरे को मिला था, हम यहाँ मिले थे, इसने 5,000 रुपए दिए थे कि भाई साहब 5,000 तो पकड़ो, बाकी दे दूंगा। और मैं मान रहा हूं कि मुझे 5,000 मिल गए हैं, अब 5 लाख लेने नहीं बनते हैं, मेरा जो मूलधन है, प्रिंसिपल अमाउंट है, 495 रह गया है। तो टैक्ट लग गया। टैक्ट लगने से क्या हो गया, आपका जो फैक्ट था वो मजबूत हो गए और एक्ट में फिट बैठ गए, इसलिए आपका केस रिजेक्ट नहीं होगा। अब रिएक्ट को समझ लो। अब मान लो आपने ऐसा लिख के दे दिया, अब सामने वाला कहता है कि अरे यार ये तो लिख रहा है कि मैंने इसे 5,000 रुपए दे दिए। अब उसका दिमाग इस लिमिटेशन में गया या नहीं गया, वो सोच रहा है इसने क्यों लिख दिया कि मैंने इसे 5,000 दे दिए थे, 5,000 की राशि तो कम है और उसका दिमाग भ्रमित करना है। तो मान लो आपने लिख दिया कि इसने 5 लाख में से मुझे 1 लाख रुपया दे दिया उस दिन तो बोलेगा अरे तो खुद ही मान रहा है मैंने 1 लाख रुपए दे दिया। तो ऐसा करते हैं, ऐसा लिख देते हैं कि भाई साहब मैं उस दिन मिला तो था इनसे, पर मैंने 1 लाख रुपए नहीं, इनको पूरे 5 लाख रुपए नकद दे दिए थे या 4 लाख रुपए नकद दे दिए थे, मात्र 1 लाख रुपए ही देना बचता है। कुछ भी उसने लिखा वहां पे, या उसने चलो और कुछ भी लिखा, मैं उस दिन मिला ही नहीं इनसे, या वटेवर। तो आपको अब उस पर रिएक्ट कैसे करना है कि उसने क्या अपने डिफेंस में पॉइंट लिया है, वो रिएक्शन भी सोच समझ के करनी पड़ेगी। तो इस तरह से अगर आप वो रिएक्शन भी सोच समझ के करोगे जो कि आपके तथ्यों से मेल खाए, जो इनकंसिस्टेंट ना हो, कॉन्ट्राडिक्टरी ना हो। ऐसा नहीं है कि आपने अपने केस में पहले कुछ लिख दिया, बाद में जवाब आया तो कहानी में कुछ और नया पॉइंट जोड़ दिया। तो अगर आप अलग अलग विरोधाभासी बातें लिखोगे, अपने केस पे कायम नहीं रहोगे, तो चलेगी नहीं कहानी। रिएक्ट करना हर बार जरूरी नहीं है, क्योंकि एक मुख्य कानून यह है कि जो कोई व्यक्ति कोर्ट को जो बात कहता है उसकी जिम्मेदारी ही बनती है कि वो कोर्ट को सिद्ध करे कि वो सही कह रहा है। आप अगर कह रहे हो ये मुझे उस तारीख को मिला था, इसने मुझे 1 लाख रुपया नकद दे दिया था, तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि उसने 1 लाख रुपए नकद दे दिया था। हाँ, अगर वो मान ही ले फिर तो सिद्ध करने की कोई जरूरत ही नहीं है, फिर तो कोई डिस्प्यूट बचा नहीं उस 1 लाख के संबंध में। पर अगर वो कह रहे मैंने नहीं दिए थे, तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि उसने 1 लाख रुपए दिए थे और वो मिला था और गवाहों के समक्ष मिला था। इसी तरह अगर अपने डिफेंस में, अपने रिप्लाई में वो कुछ भी कह रहा है, मैं वहां था, नहीं था, मैंने तो लिए ही नहीं, मैं तो ब्याज के रूप में दुगने दे चुका हूं, मैंने तो इतने का इन्हें माल सप्लाई कर दिया था, या मुझे भी इनसे पैसे लेने थे, ये तो आपस में एडजस्टमेंट हो गई थी, वगैरह 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 वगैरह। तो भाई साहब जो भी कहानी वो बता रहा है अपने डिफेंस में, अपने बचाव में, उसको सिद्ध करने की जिम्मेदारी भी अगर उसने नई कहानी गढ़ी कोई, तो वो उस पे आएगी वो जिम्मेदारी। उसे सिद्ध करना पड़ेगा कि मैं जो बात कह रहा हूं कि ये जो लोन था ये इसके बदले में मैंने माल दे दिया था, तो वो उसे सिद्ध करना पड़ेगा। तो जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज पे रिएक्ट करना, और रिएक्ट करना है तो सोच समझ के करना। तो ये अगर कानून है, कानून अपनी जगह अडिग है, वो हिल नहीं सकता। आपके केस के तथ्य मुलायम आटे की तरह है, इसे गूंदो और इसमें घुसाओ। ये वो कढ़ाई है जिसमें से जब ये आटा निकलेगा तो डिपेंड करेगा रोटी बनेगी कि पूरी बनेगी कि पराठा बनेगा कि क्या बनेगा, वो डिपेंड करता है, या जल के खत्म हो जाएगा। तो एक्ट, फैक्ट, टैक्ट, रिएक्ट अगर ठीक से यूज करोगे तो अंत में उसका जो इम्पैक्ट है वो भी अच्छा ही होगा। जय हिंद।